क्या आपने कभी सोचा है कि इस आपाधापी भरी दुनिया में हम आखिर किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या ये खुशियां हैं जो हमेशा हमसे एक कदम आगे जान पड़ती हैं, या एक सुकून भरी जिंदगी जिसका हम बस ख्वाब देखते रह जाते हैं? मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था। एक अनकही बेचैनी, एक गहरा सवाल, क्या मैं अपनी जिंदगी का असली मकसद जी रहा हूं? कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं एक ऐसे काम में फंसा हूं जिससे मेरा दिल कभी जुड़ा ही नहीं। एक खालीपन था जो किसी भी बाहरी सफलता से भर नहीं पा रहा था। क्या आपने भी ऐसी ही बेचैनी महसूस की है? क्या आप भी अपनी इस अनकही तलाश में हैं? अगर हां, तो शायद मेरी ये कहानी, मेरी ये खोज आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर मैंने अपनी जिंदगी का अर्थ पाया, शायद वह रास्ता आपके इंतजार में भी हो। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। एक समय था जब मैं अपनी जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह से घिरा था। हर सुबह एक नई चुनौती लाती और हर रात अनसुलझे सवालों के साथ खत्म होती। मुझे याद है कैसे मैं अक्सर खुद से पूछता था, क्या बस यही है जिंदगी? उस दौर में मुझे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब मिली, इकिगाई। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। ये एक जापानी रहस्य का दरवाजा था जो मुझे एक लंबी, खुशहाल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाने वाला था। इस किताब ने मुझे सिखाया कि इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों से मिलवाती है, जहां दुनिया के सबसे अधिक दीर्घायु और प्रसन्न लोग रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार उनकी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे अधिक है। और उनका सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट है इकिगाई, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद, आपके जीने की वजह, आपके अस्तित्व का उद्देश्य। ये शब्द मेरे कानों में गूंज उठा, जीने की वजह। क्या सचमुच हर इंसान के पास एक ऐसी वजह होती है? मुझे लगा जरूर होती होगी, पर उसे खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये किताब एक ऐसे गुरु की तरह थी जिसने मेरे भटकते मन को एक दिशा दी। इसने मुझे बताया कि मेरा इकिगाई भी कहीं ना कहीं मेरे भीतर ही छिपा है, बस मुझे उसे ढूंढने का धैर्य और समझ चाहिए। ये यात्रा कठिन थी, पर हर कदम पर इसने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया। पहला अध्याय, इकिगाई की गहरी पुकार। इकिगाई, ये शब्द जब पहली बार मेरे सामने आया तो ये सिर्फ एक जापानी शब्द नहीं था, बल्कि मेरे अपने दिल की एक अनकही पुकार थी। जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। इन शब्दों ने मुझे झकझोर दिया। क्या मेरा भी एक इकिगाई है? क्या मेरी भी कोई ऐसी वजह है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूं? लेखकों का कहना था कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, बस उसे खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। ये कोई आसान खोज नहीं थी। कई लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है, पर इस किताब ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा भी एक इकिगाई है। मैंने सीखा कि इकिगाई केवल खुशहाल रहने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को भी मजबूत बनाता है। जब जीवन का कोई स्पष्ट पर्पस नहीं होता, तो हमारी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जीवन की क्वालिटी कम हो सकती है। रिसर्च बताती है कि अगर हमारी जिंदगी में एक क्लियर गोल हो, तो ये हमारे शरीर में उन जीन्स को पनपने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये कोशिकाओं, सेल्स के मरने की प्रक्रिया को भी धीमा करता है। ये एक आश्चर्यजनक खोज थी। मेरा मकसद मुझे सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकता है। मुझे याद है उस दिन मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में एक क्लियर पर्पस ढूंढने की कोशिश की। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। हो सकता है कि ये एक बेहतर जॉब ढूंढना हो, या घर खरीदना, एक स्वादिष्ट खाना पकाना, या फिर कोई एग्जाम पास करना। मेरे लिए ये एक शांति थी, एक उम्मीद,
लेखक ने अपनी कहानी बताई कि कैसे एक बड़े गोल की अवेयरनेस ने उन्हें हर छोटे बड़े काम में शांति और खुशी दी। हर एक्शन उन्हें ये एहसास करवाता कि उनका जीवन खुशहाल होने वाला है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने भी अपने मन में उस शांति को महसूस करना शुरू किया, ये जानते हुए कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी की ओर बढ़ रहा हूं। फेलियर्स मिले, पर मेरे गोल पर कंसंट्रेट करने की आदत ने मेरी खुशी में एक अहम भूमिका निभाई। ये इकिगाई की पहली आहट थी। जीवन की सबसे गहरी खोज स्वयं को पाना ही है। दूसरा अध्याय, खुशी सिंप्लिसिटी में है और इकिगाई के 4 सवाल। मैंने अक्सर देखा है, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उन सबसे जरूरी पलों को महसूस करने से चूक जाते हैं जो हमें सच्चे मायनों में अच्छे लगे थे। इकिगाई ने मुझे सिखाया कि खुशी उन पलों में ग्रैटिट्यूड में रहने से ज्यादा उन्हें जीने पर ध्यान देने में है। ये किताब मुझे अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और उनमें महसूस की गई अच्छी भावनाओं को इमेजिन करने का तरीका सिखाती है। हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं। इसके बजाय हम भविष्य के बारे में परेशान होते रहते हैं। मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे समय निकालकर यह सोचना है कि मैं लाइफ में कहां हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं। इससे मुझे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हैप्पीनेस और मन की शांति मिली। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को बहुत महत्व देते हैं। कई महान इन्वेंशंस करने वाले, किताबें लिखने वाले, रिसर्चेस करने वाले और बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाले लोग भी जीवन में सादगी को सबसे ऊपर रखते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन और एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए सिंप्लिसिटी बहुत मायने रखती है। ओकिनावा के लोग काइंडनेस को भी बहुत महत्व देते हैं। ये मुझे अपने जीवन को सरल बनाने और दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा थी। लेकिन अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए मुझे कुछ गहरे सवालों का सामना करना पड़ा। लेखक ने 12 स्टेप्स बताए, पर सबसे पहले थे 4 निर्णायक सवाल। ये एक आत्ममंथन की प्रक्रिया थी। पहला सवाल, प्यार क्या है? मैंने खुद से पूछा, वो कौन सा काम है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मुझे एनर्जी देता है, जिसे करने में मुझे मजा आता है, जिसको करने में मुझे बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता था, पेंटिंग, गाना गाना, खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, घूमना या फिर मेरी तरह दूसरों के साथ ज्ञान साझा करना। मुझे ऐसा कोई काम खोजना था जो मुझे अपनी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, चाहे वो मेरे ऑफिस का काम हो, फैमिली का काम हो या मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। ये मेरी पहली खोज थी, मेरे दिल की धड़कन को पहचानना। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? फिर मैंने सोचा, मैं कौन से काम में अच्छा हूं, किस काम में मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे पास कौन सी स्किल है जिसमें मैं नेचुरली अच्छा हूं या उसे सीखने में मुझे दिलचस्पी है। हर इंसान के लिए यह अलग होता है। मैंने अपने भीतर की क्षमताओं को पहचाना। भले ही शुरुआत में परफेक्शन न हो, पर मैंने महसूस किया कि प्रैक्टिस करते करते स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। यह खुद की स्ट्रेंथ्स को जानने का सफर था। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? यह सवाल थोड़ा कड़वा सच था। सिर्फ प्यार और अच्छाई काफी नहीं थी। मुझे ऐसा काम खोजना था जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो, ताकि उसके बदले मुझे पे भी किया जाए। घर की सफाई पसंद हो सकती है, पर उसके लिए कोई पैसे नहीं देगा। इसलिए यह प्रैक्टिकल पहलू था, मेरे पैशन को एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स में बदलना। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो मुझे पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? ये मेरे काम को एक बड़ा अर्थ देता था। अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाना। यह सवाल मेरे इकिगाई की नींव बन गया। अपने भीतर झांकना,
संसार को समझने की पहली सीढ़ी है। तीसरा अध्याय, इकिगाई के सर्कल और अपनी खोज। उन 4 सवालों के बाद मैंने इकिगाई के कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझा, जो 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स के रूप में था। यह मेरे लिए एक मैप की तरह था, जो मेरे पर्पस तक पहुंचने की राह दिखा रहा था। पैशन सर्कल, पहले और दूसरे सवाल का इंटरसेक्शन, जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हो, यही मेरा पैशन था। वो ऊर्जा जो मुझे सुबह बिस्तर से उठाती है। प्रोफेशनल सर्कल, दूसरे और तीसरे सवाल का इंटरसेक्शन, जिसमें आप अच्छे हो और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। ये मेरा प्रोफेशन था, मेरा हुनर जो मुझे आर्थिक रूप से सहारा देता। वोकेशन सर्कल, तीसरे और चौथे सवाल का इंटरसेक्शन, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत है। ये मेरा वोकेशन था, मेरा पेशा जो मुझे समाज के लिए उपयोगी बनाता। मिशन सर्कल, चौथे और पहले सवाल का इंटरसेक्शन, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जो आपको पसंद है। ये मेरा मिशन था, मेरा जीवन का उद्देश्य, जिससे दूसरों का भला होता और मुझे भी खुशी मिलती। और जब ये चारों सर्कल, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन एक साथ आकर मिलते हैं, तो वो केंद्र बिंदु ही मेरा इकिगाई था। जीने की वजह मैंने महसूस किया कि अगर मुझे एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, तो मुझे अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। तभी मैं एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकूंगा, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे ईमानदार आत्मविश्लेषण था। मैंने एक बड़ा स्क्वायर बनाया और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा। यह एक आई ओपनिंग एक्सरसाइज थी, जैसे कोई खुद को आंक रहा हो। चिंतनशील धुन थोड़ी गहरी होती है। पहला स्क्वायर, ये काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। इसमें मैंने वो सब लिखा जो मुझे करना पसंद था और जिसमें मैं सचमुच अच्छा भी था। ये मेरी खुशी का स्रोत था। दूसरा स्क्वायर, ये काम मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ये अच्छे से करना नहीं आता। ऐसे काम जिन्हें मैं दिल से करना चाहता था, पर उनमें अभी महारत हासिल नहीं थी। ये मेरी सीखने की ललक थी। तीसरा स्क्वायर, ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इन्हें करना ही करना है, जैसे प्रोग्रामिंग, जो मुझे पसंद नहीं थी, पर जॉब और पैसे कमाने के लिए करनी पड़ती थी। ये मेरी मजबूरियां थी। चौथा स्क्वायर, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, जैसे मेरे लिए अपना रूम साफ करना, जो ना तो पसंद था और न ही मैं उसमें अच्छा था, फिर भी करना पड़ता था। जब मैंने ये लिखा तो मुझे एक झटका लगा। मैंने पाया कि मैं अपना ज्यादातर समय उन कामों में बिता रहा था जो मुझे पसंद नहीं थे। नीचे वाले 2 स्क्वायर्स, यही वो अधूरापन था जिसकी बात किताब कर रही थी। मैंने तय किया कि मुझे बिना अपनी जॉब छोड़े ही ऊपर वाले 2 स्क्वायर्स के कामों में अपना समय बढ़ाना होगा। उन कामों पर फोकस करना होगा जिन्हें मैं ज्यादा पसंद करता हूं और जिन्हें करने में मुझे मजा आता है और जिनसे मैं आगे चलकर पैसे भी कमा सकूं। ये एक धीमी पर निश्चित बदलाव की शुरुआत थी। मुझे यकीन था कि ईमानदारी से ढूंढने पर मुझे अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। जब राह और चाह एक हो जाए, तब जीवन उत्सव बन जाता है। चौथा अध्याय, जापान से मिली लंबी और खुशहाल जीवन के रहस्य। ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे सिर्फ इकिगाई नहीं जीते थे, बल्कि उनकी कुछ खास हैबिट्स थी जो उन्हें इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीने में मदद करती थी। ये सिर्फ मेरे पर्पस की खोज नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने का तरीका सीखना था। तनाव से मुक्ति। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन है। मैंने महसूस किया कि तनाव ने मेरी आधी से ज्यादा ऊर्जा खत्म कर दी थी। मैंने सीखना शुरू किया कि एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना कितना जरूरी है। ये एक सतत प्रयास था, पर धीरे धीरे मैंने अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना शुरू किया। खान पान का रहस्य ये सबसे बड़ा सबक था।
जापान के लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते। वे हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगा, कब पता चलेगा कि 80% हो गया है, पर जैसे जैसे मैंने इसे अपनी आदत में ढाला, मेरा शरीर खुद संकेत देने लगा। मैंने पाया कि मैं हल्का महसूस करता था और मेरा डाइजेशन भी बेहतर हो गया। ओकिनावा के लोग रोज औसत 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं और ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था। वे रोज औसत 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स हर रोज लेते हैं, जिनमें शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलिया और सोयाबीन जैसी चीजें शामिल हैं। उनकी 30% कैलोरीज सिर्फ सब्जियों से आती हैं। गेहूं और सफेद चावल उनके आहार का मुख्य हिस्सा है। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक की मात्रा भी नियंत्रित होती है, 7 से 12 ग्राम्स। और ग्रीन टी तथा व्हाइट टी का सेवन उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। यह सिर्फ खाने का तरीका नहीं था, बल्कि खाने के प्रति एक सम्मान था। एक समय में एक काम, मोनोटास्किंग, मैंने हमेशा सोचा था कि एक साथ कई काम करने से मेरा समय बचेगा। पर रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग काम देर से खत्म करते हैं और कम प्रोडक्टिव होते हैं। जापानियों ने मुझे सिखाया कि जिस काम को भी करो, उस पर पूरा फोकस रखो। फोकस होने से काम में फ्लो आता है, जिससे वह काम आसानी से और बिना थके पूरा होता है। मैंने अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू किया और एक समय में एक ही टास्क पर कंसंट्रेट किया। यह मेरी एफिशिएंसी में एक बड़ा बदलाव लाया। सादगी में ही संतोष है और संतोष में ही सच्चा सुख। 5वां अध्याय, काम से प्यार। रिटायरमेंट का कोई शब्द नहीं। जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। यह मेरे लिए एक अचंभा था। जापान के लोग अपने काम से कभी रिटायर नहीं होते। वे पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वहीं हम जैसे लोग जल्दी से रिटायरमेंट चाहते हैं, अपने काम से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने काम से प्यार नहीं करते। ये एक गहरा सबक था। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो उस काम में आप खुश नहीं रहते और जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। मैंने महसूस किया कि लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए मुझे अपने काम से प्यार होना चाहिए। तभी मैं कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरी खुशी अब मेरे काम में होगी, ना कि घर में बैठकर शरीर को जंग लगाने में। यह सिर्फ एक जॉब नहीं, ये मेरी इकिगाई थी। और एक और बात जो मुझे झकझोर गई, ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ये सुनकर मुझे अपने ऑफिस के घंटों की याद आ गई। ज्यादा देर तक बैठने से शायद फिजिकल कंफर्ट मिले, पर इससे हमारे सेल्स को नुकसान होता है। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे बचने के लिए मैंने अपनी डेली लाइफ में कुछ आदतें जोड़ी। रोज कम से कम 21 मिनट चलना, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल न करना, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ताकि देर तक टीवी के सामने न बैठा रहूं, जंक फूड को अच्छे खाने से बदलना, एक अच्छी क्वालिटी की नींद लेना, 7 से 9 घंटे, अपने बच्चों या पेट के साथ खेलना। शुरुआत में मैंने टाइमर का भी इस्तेमाल किया ताकि चलने का समय याद रहे। गूगल से ऐप्स भी डाउनलोड किए जो रोज चलने का टास्क देते थे। ये छोटे छोटे बदलाव मेरी जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला रहे थे। मेरा शरीर हल्का महसूस करता था और मेरा मन ज्यादा शांत रहता था। गति में ही जीवन है, ठहराव में नहीं। 6वां अध्याय, काम पर ध्यान और फ्लो स्टेट। काम में फ्लो लाने के लिए मुझे कुछ और बातें सीखनी थी। यह सिर्फ एक समय में एक काम करने से कहीं बढ़कर था। मुझे अपने काम के चुनाव और उसे करने के तरीके पर ध्यान देना था। मुश्किल काम चुने। मैंने सीखा कि हमेशा वह काम चुनना चाहिए जिसे करने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़े, मेहनत करनी पड़े और मेरे दिमाग को सोचना पड़े। ऐसा करने से मेरा फोकस बना रहता है। पर ध्यान रहे
कोई ऐसा काम न चुन लूं जो मेरी एबिलिटी से बाहर हो या इतना मुश्किल हो कि मैं उसे छोड़ दूं, और न ही ऐसा काम जो बहुत आसान हो जिससे मैं बोर फील करूं। चुनौती का सही स्तर यही फ्लो स्टेट की कुंजी थी। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मेरे पास उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मुझे क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, ये सब बातें पहले से पता होनी चाहिए। उसे खत्म करने के लिए एक डेडलाइन भी होनी चाहिए ताकि मैं उसे समय पर खत्म कर सकूं और टालू नहीं। ये क्लैरिटी मुझे भटकने से रोकती थी। सिर्फ एक काम, और जैसा कि मैंने पहले भी जाना, एक समय में एक ही काम। यह अनुशासन मुझे अपने इकिगाई के मार्ग पर डटे रहने में मदद करता था। एकाग्रता वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। 7वां अध्याय, कामयाबी के 10 छोटे नियम। इकिगाई के मार्ग पर चलते हुए मुझे कामयाबी के 10 छोटे नियम मिले। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थे, बल्कि हर उस इंसान के लिए थे जो एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है। मैंने इन्हें अपनी डायरी में लिखा और हर दिन इनका पालन करने की कोशिश की। 1. अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। मैंने महसूस किया कि संगति का कितना गहरा प्रभाव होता है। अच्छे दोस्त मुझे इंस्पायर करते हैं और मुश्किल समय में सहारा देते हैं। 2. स्लो स्पीड से लाइफ जिए। भागदौड़ कम की, जीवन की गति को धीमा किया, हर पल को महसूस करना सीखा। 3. खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से न भरे। हारा हाची बू मेरी डेली हैबिट बन गई। 4. अपनी बॉडी को शेप में लाएं। मैंने नियमित रूप से चलने और हल्की एक्सरसाइज करने की आदत डाली। 5. आज में रहें। पास्ट की चिंता और फ्यूचर के डर से मुक्त होकर मैंने प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखा। 6. हमेशा मुस्कुराएं। एक छोटी सी मुस्कान ने मेरे और दूसरों के मूड को कितना बदल दिया, यह अद्भुत था। 7. एक्टिव रहें, रिटायर ना हूं। मेरे काम में मुझे अब खुशी मिलती थी, वो बोझ नहीं था। 8. नेचर के साथ जुड़े। सुबह की धूप, पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की आवाजें, ये सब मुझे शांति देते थे। 9. आभारी रहना सीखें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना मेरी जिंदगी को सकारात्मक बनाता था। 10. अपने इकिगाई को ढूंढे और उसको फॉलो करें। यही सबसे बड़ा नियम था, मेरी जीवन यात्रा का केंद्र। ये नियम कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं थे, बल्कि जीवन के छोटे छोटे एडजस्टमेंट थे जो सामूहिक रूप से एक बड़ी खुशी और संतोष की ओर ले जा रहे थे। जीवन के छोटे छोटे नियम ही बड़ी खुशियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 8वां अध्याय, ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। ओकिनावा के बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान था। हम में से जो यंग हैं, वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे वे सब कुछ जानते हैं, पर हमें अपने से सीनियर जनरेशन से जीवन के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए। मैंने उनकी बातों को गौर से सुना। उन्होंने सिखाया कि जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या क्या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है अपने आसपास के सभी लोगों, यहां तक कि अजनबियों से भी जुड़ना। उन्होंने सुझाव दिया कि हर इंसान के साथ मुस्कुराएं और खुले दिल से बात करें। इससे फ्रेंडशिप का एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है जिससे जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और बनाए रखने में मदद मिलती है। मैंने भी लोगों के साथ प्यार से रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना सीखा। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक जीवन दर्शन था। अनुभव की गहरी नदियां ही ज्ञान का सागर बनाती हैं। 9वां अध्याय, स्वस्थ रहने का एक नियम, चलते रहना। ओकिनावा के निवासियों ने एक बहुत ही सरल पर प्रभावी बात कही। हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस दिन भर चलते रहना है, चाहे कम ही क्यों ना। यह मेरे लिए बहुत राहत की बात थी। मैं कोई एथलीट तो नहीं था, पर मैं चल तो सकता था। उन्होंने सिखाया कि शुरुआत से ही स्पीड,
कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए उन्होंने अपने एक्सरसाइज के रूपों में सादगी रखने की कोशिश की। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे में काम करना या मस्ती में गाना जैसे कुछ आसान तरीके थे जिनसे वे बार बार पेस बनाए रखते थे। मैंने रेडियो ताइसो के बारे में भी सुना, एक जापानी रेडियो शो जिसने ओकिनावा के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। यह जापान के एक बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शंस देते हैं। ये एक सामूहिक एक्टिविटी थी जो उन्हें प्रेरित करती थी। मैंने भी अपने ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी रो या ऑफिस में चलना शुरू किया। ये छोटे छोटे मूवमेंट मेरे शरीर और मन को एक्टिव रखते थे। मुझे महसूस हुआ कि हेल्दी रहने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। छोटे कदम ही सही, पर हर कदम एक नई संभावना जगाता है। 10वां अध्याय, जापानी लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज। जापानी बूढ़े बुजुर्गों ने लंबी जिंदगी जीने के लिए 5 और सीक्रेट्स बताए। ये सिर्फ सीक्रेट्स नहीं थे, बल्कि मेरे लिए जीने के मूल मंत्र बन गए। एक, चिंता न करे। उन्होंने कहा, लंबे जीवन का सीक्रेट चिंता न करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा न होने दे। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। यह मुझे एक नया पर्सपेक्टिव देता था। लंबा जीवन जीने के लिए आपको चिंता करने के बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ समय बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। 2, अच्छी आदतें बनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती है। देर से उठना, आलसी बने रहना, ये सब बुरी आदतें थी। मैंने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और सुबह कोई ऐसा काम करना शुरू किया जो मेरे शरीर को फुर्तीला बना दे। दौड़ना, टहलना, योग करना, अपने पौधों को पानी देना, ये सब मेरी सुबह का हिस्सा बन गए। मैंने अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाना शुरू किया। हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया। ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों में है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। अपनी फिंगर्स को बिजी रखना, चाहे वो बागवानी हो या कोई क्राफ्ट, मुझे एक्टिव रखता था। 3, हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दे। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वे इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। दोस्तों के साथ रहना जीवन में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं, लंबे जीवन का सीक्रेट है। पड़ोसियों के साथ बातें करना, चाय पीना और साथ में गाना, ये जीवन की सबसे अच्छी चीज है। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाना, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। लंबा जीवन, लोगों के साथ मिलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह मेरे लिए रिश्तों की अहमियत को फिर से समझने जैसा था। 4, अधूरा जीवन जिए, धीरे और आराम से। यह थोड़ा विरोधाभासी लगा। एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। आजकल लोग अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से ओवरवेल्म्ड रहते हैं, पर ऐसा करना कभी भी आपकी लाइफ को बढ़ा नहीं सकता। इसलिए ओवरवेल्म्ड होने पर एक समय में एक काम पर ध्यान दें। लंबा जीवन, जल्दी सोना, जल्दी उठना और टहलने जाना, शांति से रहना और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, यही मुझे ज्यादा जीने से कोई नहीं रोक सकता था। 5, आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन हेल्थ और एनर्जी से भरपूर होगा। इसे पूरी तरह से जिए। बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो या आप कितना भी कमजोर महसूस कर रहे हो, खुद से कहें, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। और ये कहते हुए जोर से हंसे। हंसी सबसे जरूरी चीज है। आप जहां भी जाते हैं वहां हंसे। इससे आपका और आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड अच्छा रहेगा
और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। मैंने देखा कि उदास, दुखी या गुस्से में रहने वाले लोगों की मौत खुश रहने वाले लोगों से पहले होती है। इसलिए हंसी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझें। अपने जीवन को हर एक दिन के लिए धन्यवाद कहें। दूसरों का धन्यवाद अदा करें। दूसरों की मदद करें। इससे आपको हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन महसूस होगी। लंबा जीना आपके ही हाथों में है, बस इसे अपनाएं। इन 5 सीक्रेट्स ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मैं अब सिर्फ एक इकिगाई नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि एक इकिगाई भरी जीवन शैली अपना रहा था। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हर पल मुस्कुराकर जीना चाहिए। 11वां अध्याय, लोगो थेरेपी से इकिगाई तक का सफर। कभी कभी जब जीवन में कोई पर्पस नहीं होता तो एक गहरा खालीपन महसूस होता है। लोगों के नाखुश रहने का सबसे बड़ा कारण जीवन में किसी पर्पस का न होना है। इस खालीपन के कारण जीवन मीनिंगफुल नहीं लगता और ये उदासी का कारण बन जाता है, जिससे खुश रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और सुइसाइड के करीब पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने किताब में बताई गई लोगो थेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल करना सीखा। लोगो थेरेपी, ये क्या है? इसने मुझे चौंका दिया। लोगो थेरेपी मरीजों को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ के पर्पस की खोज करने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज तब उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। ये पास्ट की मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। लोगो थेरेपी के प्रोसेस को मैंने इन 5 स्टेप्स में समझा। 1, अकेलापन और निराशा। इंसान अंदर से खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। ये मेरी भी स्थिति थी। 2, अर्थ की इच्छा। थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वे जो महसूस कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है। ये एक रोशनी थी कि मेरा खालीपन किसी समस्या का नहीं बल्कि एक इच्छा का संकेत था। 3, पर्पस की खोज। मरीज को उस खास समय में अपने लाइफ के पर्पस का पता चलता है। ये एक आहा मोमेंट था जब मुझे अपने अंदर छिपे मकसद की झलक मिली। 4, स्वीकृति या अस्वीकृति। मरीज अपनी मर्जी से उस भाग्य को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फैसला करता है जिससे उसकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई होती है। मैंने इसे स्वीकार किया, ये जानते हुए कि यही मेरी राह है। 5, आगे बढ़ना। जब मरीज को अपनी लाइफ के लिए ये नया पैशन मिल जाता है तो उसका ये नया पैशन उसे रुकावटों और दुखों को दूर करने में मदद करता है। अगर इंसान को ऐसा करने में मदद की जरूरत है तो लोगो थेरेपी उसे विजुअलाइजेशन के जरिए उसकी मदद करती है। अपने लाइफ के पर्पस की खोज में और बाद में परेशानियों पर काबू पाने में गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वो अपने पर्पस की ओर बढ़ सके। लोगो थेरेपी के अनुसार लाइफ में अपने पर्पस की खोज करने से इंसान को उस खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। ये मेरे लिए सिर्फ एक थेरेपी नहीं बल्कि मेरी आत्मा को खोजने का एक मार्ग था। जब हम अपने अस्तित्व का कारण खोज लेते हैं तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। 12वां अध्याय, महत्वपूर्ण सीखे और स्थायी आदतें। इस पूरी यात्रा में मैंने कुछ गहरे लाइफ लेसन सीखे जो मेरे जीवन का आधार बन गए। एक बुद्धिमान इंसान को जिंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि उन पर डिपेंडेंस हमें सैटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए मुझे दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए बजाय उन सुखों के लिए तैयार रहने के जो कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट वो सब है जो अभी है और ये वो एक पावरफुल चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके जरिए अपनी आज और आने वाली लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वे एक पेड़ के पत्तों की तरह होती है जो हवा के झोंके के साथ कभी भी गिर सकती है। हमारे पास जो कुछ भी है और जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर गायब हो जाएगा। इसलिए हमें इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना इसके साथ खुश रहने के लिए अवेयर रहना होगा। हमें आज में खुश रहना चाहिए और इसे ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय ज्यादा दर्द से बचने में मदद मिलती है।
हमारे इकिगाई से जुड़ने के लिए कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने के बारे में ज्यादा चिंता न करें। बस आप जिसे प्यार करते हैं उसमें बिजी रहें, साथ ही उन लोगों से घिरे रहें जो आपसे प्यार करते हैं। हम अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं बनाते, हम उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढते हैं। इसलिए पैशनेटली काम को करें। हम में से हर एक के पास जीने का एक यूनिक कारण है, उसे ढूंढें और लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए जिंदगी जिए। रोज की हेल्दी हैबिट्स जो मेरी जीवन शैली का हिस्सा बन गई। जापानी खाना तब बंद कर देते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। मैंने भी इसे अपना लिया। तनाव एक प्रूवन किलर है। जिंदगी में चैलेंजेस माइंड और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए अच्छे हैं, पर हमें जरूरी चैलेंजेस को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और बाकियों को अवॉइड करना चाहिए। आराम करें, थोड़ा धीमा शुरू करें और करते रहें, अच्छा खाएं और सो जाएं। सब कुछ ठीक है। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखें। क्लियर पर्पस वाले लोग कभी भी रिटायर नहीं होते हैं और अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। मुस्कुराएं और लोगों से मिलें। बहुत मेहनत करें, लेकिन अपनी इकिगाई पर। बाकी पर जितना हो सके उतनी कम मेहनत करें। शुरुआत करें और आसान और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्टेप के साथ शुरू करें। समय और इंफॉर्मेशन के साथ इसे इंप्रूव करते रहें। खाने की आदतें जिनमें मैंने बदलाव किया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह का खाना खाएं, खास तौर से सब्जियां। ओकिनावा के लोग चीनी कभी कभार ही खाते हैं, मिठाई या चॉकलेट न के बराबर। इसलिए शुगर जैसी बीमारी जापान में रैली ही सुनने को मिलती है। मैंने भी शुगर से बचने और हेल्दी रहने के लिए ये तरीका अपनाया। सिट्रस फल खूब खाएं। इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे को रोकते हैं। जीवन की कला संतुलन और स्वीकृति में निहित है। दोस्तों, ये मेरी इकिगाई की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, मेरे हर खालीपन को भरा और मुझे जीवन का एक नया अर्थ दिया। जापान के लोगों के खुशी और हेल्दी रहने के इस सीक्रेट ने मुझे सिखाया कि पैशनेट काम करने पर ज्यादा समय, एनर्जी और ध्यान देना चाहिए। अपने मनचाहे काम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहिए, ताकि मैं भी अपने पैशन का काम करूं और लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो। सबसे बढ़कर जीवन में एक क्लियर गोल बनाकर उसके लिए जीना चाहिए। मैंने सीखा कि इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें हर सुबह उठने की एक मजबूत वजह देता है, एक ऐसी वजह जो हमें खुशी, स्वास्थ्य और संतोष से भर देती है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी की भागदौड़ में रुककर अपने भीतर झांकना कितना जरूरी है। अपने पैशन को पहचानना, अपने हुनर को निखारना और उसे दुनिया की जरूरत से जोड़ना, यही इकिगाई है। मेरी जिंदगी पहले अनिश्चितताओं और एक अनकहे खालीपन से भरी थी, पर इस खोज ने मुझे एक नई दिशा दी। अब मैं हर सुबह एक पर्पस के साथ उठता हूं, हर काम में एक गहरा संतोष महसूस करता हूं। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो एक हैप्पी, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ की तलाश में है। हमें उम्मीद है कि आपने पैशन, हैप्पीनेस और हेल्थ के बारे में कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपना पैशनेट काम करते हुए कामयाब बने। आपकी अपनी इकिगाई आपके भीतर ही कहीं इंतजार कर रही है। उसे ढूंढे, उसे जिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें, जहां किताबों की आवाजें आपके जीवन को बदल देती हैं।